हाँ भाई चलो ध्यान दो। हाँ, जैसे जैसे सवाल पूछेंगे वो थोड़ा जवाब देते जाना। प्रिया घोषाल, कुछ याद है लास्ट लेक्चर का? यस सर। ओके। दीक्षा? यस सर। क्षितिज? सर थोड़ा मोड़ा भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, चलेगा। शुभम? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। ओके। और सनी? हाँ सर याद। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक हमको ध्यान है कि तुम लोगों को मैंने 3 रूल्स बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। उन रूल्स में सबसे पहला वाला जो रूल था वो शायद मेंशन किया होगा, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहला रूल जो मेंशन किया था वो था अबो प्रिंसिपल। शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, एक सेकंड। हाँ, ये सबसे पहला रूल हम लोगों ने मेंशन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा रूल मेंशन किया था वो था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसके बाद जो थर्ड रूल हम लोगों ने मेंशन किया था वो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था। तो जैसे ये रूल्स तो मैंने मेंशन कर दिए थे और कुछ कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए थे। इन रूल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी सारा का सारा पार्ट कि रूल्स के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। वैसे तुम लोग को रफ आइडिया वापस से हम दे देते हैं। जैसे जो हम लोग का ऑर्बिटल्स होता है, उस ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को हम लोग लिखते वक्त ऐसा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इधर जी लिखने की जरूरत नहीं, इतना सा अपना काम चल जाएगा, तो उसके बिना भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके बाद 6s 6p 6d एंड 6f भी लिखने की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती। फिर 7s और 7p की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बिना भी काम चल जाएगा। इतना ही एक बेसिक डायग्राम है जिसको हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। और इसमें एक कंसिडरेशन हम लोग कर सकते हैं। स्टेबल आया है, इसने अपना ऑडियो ऑन नहीं कर रखा है, इसको कैसे बोला जाएगा? मानवेंद्र, तुम्हारा फ्रेंड है ना स्टेबल? तुम्हारा फ्रेंड है ना स्टेबल? यस सर। उसको एक बार मैसेज करो व्हाट्सएप पे ऑडियो ऑन करने। जी सर। कर दिया सर। ओके ओके, चलो ध्यान दो। तो जैसे इसमें जब हम लोग एनर्जी के टर्म्स की बात करेंगे तो एनर्जी वाले पार्ट में शायद तुम लोगों को ध्यान होगा, पहले 1s का नंबर आता है, फिर 1s के बाद 2s का नंबर आता है, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, तब जाके 3d का नंबर आता है। और शायद तुम लोगों को ध्यान होगा, बताया भी था कि हम लोग एरो को इस तरीके से यूज करते हैं। मतलब एरो जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद एरो जब एंड हो रहा है आगे, मतलब फ्रंट वाला साइड, तो यहाँ के बाद फिर हम लोग दूसरे एरो के एंड पॉइंट पे जाएंगे, फिर वहां से आगे गए, फिर यहाँ से तीसरे एरो के हम लोग एंड पॉइंट वाले पार्ट पे आराम से जा सकते हैं। और इस एरो के डायरेक्शन में ही हम लोग एनर्जी का कंसंट्रेशन लेके चल रहे थे, जिसके हिसाब से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करेंगे, 1s के बाद 2s में फिल करेंगे, फिर 2p में फिल करेंगे, फिर 3s में फिल करेंगे, फिर उसके बाद 3p में फिल करेंगे, फिर उसके बाद 4s का नंबर आएगा, क्योंकि 3p वाले पार्ट के बाद 4s वाले पार्ट का हम लोग का एनर्जी कंसंट्रेशन में आ रहा है। मतलब 3p के जस्ट बाद 4s का नंबर आ रहा है, ना कि 3d वाले पार्ट का। तो पहले हम लोग 3p भरेंगे, फिर 4s वाला पार्ट भरेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग 3d वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और 5s के बाद अगला जो एरो शुरू होगा फिर से 4d से शुरू होगा। तो यहाँ से हम लोग फिर 4d में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद 5p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 6s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे,
ये डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना शुरू करते हैं। फिर एक और चीज इसके बाद जो था इसको मेंशन कर रहे हैं हम कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो उसमें एक चीज तो हम लोग को वापस से हम रिवाइज बस करा रहे हैं। जो हम लोग का एस सबशेल है, एस सबशेल में हमेशा एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एक बॉक्स से डिनोट करेंगे। तो जैसे 1s है अगर, तो 1s में एक बॉक्स होगा। बट जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली इस टाइप से डिनोट कर देंगे। जैसे 2p है तो 2p में अपने पास 3 ऑप्शन है, उसको इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स को हम लोग आराम से इस बॉक्स के फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हम लोगों का 4d होता, मतलब 4d सबशेल, तो उसको हम लोग ऐसा लिखते और यहाँ 4d आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते थे। सिमिलर टाइप से एफ वाले पार्ट में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहां पे हम लोग आराम से 7 बॉक्सेस बनाते हुए काम कर सकते थे। कितना हो गया, 3 3 6 और 1 7। हम लोग जो एफ सबशेल है उसमें हम लोग 7 ऑर्बिटल्स बनाते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे 2-4 एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन को फिल करने वाला अभी हम मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद आगे के तुम लोगों को एग्जांपल्स खुद से ही ट्राई करते चले जाना है। तो ये चीजें तो मैंने नोट्स कॉपी में लिखवा रखी थी, बट फिर भी ये डायग्राम एक बार फिर से नोट कर लो अभी कॉपी में। ये जो साइड में दे रखा है ना 1s 2s 2p 3s, ताकि एनर्जी का कंसंट्रेशन तुम लोग को ध्यान में रहे और हम लोग हमेशा एरो के डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, डायग्राम नोट कर लो पूरा। मानवेंद्र, क्लास के टाइम पे अपना माइक्रोफोन ऑफ रखना, जब कुछ डाउट पूछना होगा तभी माइक्रोफोन ऑन करना है। ठीक है, जी सर। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को लिखने के बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में आराम से मूव कर सकते हैं। तो हम लोग को इसके सर बाद थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग है। हाँ बोलो क्षितिज। सर ये बता सकते हैं एक बार कि कौन से सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ये भूल गए हम। हाँ वो चीज हम बता देते हैं। जैसे ठीक है, डायग्राम पहले नोट कर लो ऊपर वाला। इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक पार्ट के बाद हम लोग रिडॉक्स वाले पार्ट को आराम से डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। तो उसके रिडॉक्स के लिए हम लोग ये चीज चाहिए थी, तो इसलिए हम लोग पहले इस चीज का डिस्कशन कर रहेंगे और नहीं तो फिर हम लोग चाहे तो पीरियोडिक टेबल का भी पार्ट आराम से डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, उसमें शुरू का पार्ट तुमको खुद से पढ़ना होगा मेनली पीरियोडिक टेबल तक। उसके बाद मेन जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट पे या फिर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस चीज का हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। चलो डायग्राम नोट कर लिया तो नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे अगर एस सबशेल होगा तो एस सबशेल में हमेशा एक ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल को हम लोग हमेशा एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एक बॉक्स में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। तो जैसे अगर पी सबशेल है तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर एक सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है तो हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा हम लोग इलेक्ट्रॉन आराम से इस तरीके से फिल कर सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे मैक्सिमम क्योंकि एक ही ऑर्बिटल था। फिर उसके बाद पी में 3 ऑर्बिटल्स थे तो 3 इंटू 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी वाले पार्ट में 5 बॉक्सेस हैं मतलब 5 ऑर्बिटल्स
तो पहले हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी हम लोग आराम से भर सकते हैं, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में टोटल अगर 7 ऑर्बिटल्स है, मतलब हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। तो ऐसे एक चीज का ध्यान रखना, जो होल्ड्स रूल वाला पार्ट था उसके हिसाब से, जैसे मान लो अगर हम लोग का एक पी सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स में हमेशा जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक बॉक्स के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन का नहीं रख सकते, मतलब दोनों सेम ओरिएंटेशन का नहीं रख सकते। इस चीज को हम लोग प्लस स्पिन बोलते हैं या क्लॉकवाइज स्पिन। और अगर ये डाउनवर्ड एरो होगा तो इसको हम लोग नेगेटिव स्पिन या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोल सकते हैं। और इसको नॉर्मली कहीं कहीं पे प्लस हाफ से, नीचे वाले पार्ट को माइनस हाफ से डिनोट किया जाएगा। ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे, जैसे ही तुम्हारा 10th क्लास का टॉपिक खत्म होगा तब उसके बाद डिस्कशन में ये चीज आएगा। अभी हम लोग बस उसके बेसिक पार्ट को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर हम लोग कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो दोनों को ऑपोजिट स्पिन में रखेंगे, मतलब दोनों के दोनों आइदर ऊपर या फिर दोनों के दोनों कंप्लीटली नीचे नहीं हो सकता। अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दूसरा नीचे होना पड़ेगा, या फिर अगर पहला इलेक्ट्रॉन नीचे है तो दूसरे को ऊपर होना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें एक्चुअल में पहला और दूसरा जैसा कुछ नहीं है, कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है। तो पहला दूसरा जैसे यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होगा, मतलब बस 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन जिधर होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए चल सकते हैं। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान लो। तो जैसे मान लो अगर ये 3 ऑर्बिटल्स वाला पी सबशेल दे रखा, तो जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हर एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, मतलब एक अगर ऊपर जा रहा है रो तो दूसरे में नीचे रखना ही रखना है, पहला चीज। दूसरा, ये जो तीसरा रूल था तुम्हारे स्क्रीन पे, ये होल्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसमें ऐसा मेंशन करते हैं हम लोग कि एक सबशेल के अंदर अगर 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी पे होंगे। और हम लोग जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमेशा हम लोग एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करने से पहले सारे एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विथ सेम स्पिन। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो अगर यहाँ 3 बॉक्सेस हैं ऊपर वाले डायग्राम में, तो हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले में फिल करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा लाइट कलर यूज कर लेते हैं। हाँ, अगर हम लोग पहले वाले बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल किए तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी बॉक्स में अभी नहीं फिल करेंगे, हम लोग पहले किसी दूसरे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विथ सेम स्पिन, मतलब अपवर्ड एरो। और फिर उसके बाद तीसरे में हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तब जाके हम लोग एक बॉक्स में एक पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दिया, पांचवा फिल कर दिया, छठा इस टाइप से फिल कर दिया। वैसे एक चीज है, जैसे नॉर्मली ये चीज स्कूल में तो बताया नहीं जाता, इनफैक्ट 11th क्लास 12th क्लास में भी ये चीज का प्रॉब्लम रहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग को पहले ही बॉक्स में भरना है। ये बॉक्स 3 डायमेंशन में है, तो पहले में भरो, फिर दूसरे में भरो, फिर तीसरे में भरो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉक्स में भर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में बॉक्स में भर सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले में भर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम लोग उसको फिल करना शुरू करें तो उसके फिलिंग के टाइम पे हम लोग चौथा इलेक्ट्रॉन इस बार लास्ट वाले में भर देते हैं, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन हम लोग फर्स्ट वाले में भर देते हैं, और छठा इलेक्ट्रॉन फिर सेंटर वाले में भरते हैं। मतलब कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहले लेफ्ट में भरना है फिर उसके आगे फिर उसके आगे, ये ऑर्डर कोई रूल नहीं है। बस ये है कि अगर हम लोग एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए क्लॉकवाइज एरो के साथ, तो दूसरे में हम लोग दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लोअर एरो वाला पार्ट फिल नहीं कर सकते, ये रूल गलत है। सिमिलर टाइप से अगर एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे बॉक्स में कोई इलेक्ट्रॉन भरे बिना हम लोग अगर इसी में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये भी पार्ट अपने लिए गलत हो जाएगा, इस चीज को भी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। हमेशा पहले सारे बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद फिर जाकर के हम लोग पेयरिंग कराना शुरू करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन, और सारे बॉक्सेस में सेम स्पिन के साथ ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वापस से, और कुछ थ्योरेटिकल नोट्स आपको पढ़ने के लिए हम देंगे भी तब तक, ताकि आपको ये चीजें समझ में आती चली जाए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे ही शुरू होगा, मतलब पहले मोल कंसेप्ट फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब उस चीज को हम लोग ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझते चले जाएंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो।
तो जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, D वाले पार्ट में 10, F वाले पार्ट में 14 इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरीके से भर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को मोस्टली अभी ऑफ बॉ प्रिंसिपल से ही मतलब रखना होगा। अगर उस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करें, तो उसमें जैसे मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 1 के बराबर होता है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर होंगे। तो जो हम लोगों का ये डायग्राम था सबसे ऊपर वाला पार्ट 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस टाइप का, तो इस डायग्राम के ऑर्डर का तो ध्यान रखना ही रखना है इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन में हम लोग के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1s का नंबर आता है लोएस्ट एनर्जी में, तो 1s में हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और 1s में केवल एक ही बॉक्स है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग 1s में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तो उसको लिखने का तरीका होगा कॉन्फ़िगरेशन में 1s1। सिमिलर टाइप से मान लो अगर हम लोग हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 2 है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, तो 1s में पहला इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ जगह खाली है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हम लोग 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बोला जा सकता है। मान लो हम लोग लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 3, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले तो 1s वाला पार्ट आया, तो 1s में हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो 1s में जैसे ही हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अब हम लोगों के पास कोई जगह खाली नहीं है 1s में, तो हम लोगों को 1s के बाद दूसरे नंबर पे जाना होगा। तो आपके कॉपी में अभी जस्ट लिखा होगा आपने 1s के बाद 2s का नंबर आता है, मतलब 1s फिर उसके बाद 2s, तो फिर 2s वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वहाँ भी एक ही बॉक्स है, लेकिन अगर 2s में एक ही बॉक्स है तो भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, जबकि हम लोग के पास यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, हम लोग 2 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इसका मतलब 2s वाले पार्ट में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। फिर बेरिलियम आया, अगर 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसमें भी 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 ये अपना कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना होगा, क्योंकि हम लोग जब पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चीज़ें डिटरमाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है। मान लो हम लोग थोड़े लार्जर एलिमेंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर शायद याद होगा 7 के बराबर होता है। जब 7 वाला पार्ट देखेंगे तो 7 वाले पार्ट में पहले 1s का नंबर है, फिर इसके बाद 2s का नंबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तो 1s के बाद एनर्जी में 2s का नंबर आता था, तो 1s के बाद 2s लिखा। 2s में भी एक ही बॉक्स है, मतलब जब भी s सबशेल तो एक ही बॉक्स, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल पाएंगे, तो 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल पाएंगे, तो भी हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है। और 2s के बाद 2p का नंबर आता है, फिर उसके बाद 3s 3p इस टाइप का नंबर आता है। तो इसके बाद जब 2p लिखेंगे हम लोग, तो 2p वाले पार्ट में अपने पास 3 बॉक्सेस होते हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, तो हम लोग के पास तो टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो हम लोग यहाँ पे 2p में 3 आराम से मेंशन कर सकते हैं, मतलब 1s2 2s2 2p 3 कंसिडर करेंगे, तो 2p में हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। और 1s वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s वाले पार्ट में भी हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये अपना डायग्राम लिखने का तरीका हो सकता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम मेंशन कर दिया आराम से, ठीक है। मान लो अगर हम लोग इसके हायर एग्जांपल्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2, उसके बाद 2p का नंबर आएगा, तो 2p वाले पार्ट में भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो 2p 4 कंसिडर कर सकते हैं। और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं, 1s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, 2s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, और 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा,
और चौथा विद अपोजिट स्पिन लिख दिया। तो यहाँ से 1s 2s और 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकल के आ गया। यहाँ तक का पार्ट नोट करो, ये 4-5 एग्जांपल्स, उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले पार्ट पे जाते हैं। अगर ये नोट करना है तो कर सकते हैं, ये SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये याद नहीं है तो ये नोट कर सकते हैं। वैसे ये बार बार करते करते अपने आप याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं याद रखने की उसके लिए। बस ये मेंशन कर लो, S सब शेल 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, P सब शेल 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन, D सब शेल 5 ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसको लिखने के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन सबके एग्जांपल नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग कुछ रैंडम एलिमेंट्स के भी एग्जांपल्स ट्राई करते चले जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट आपको लिखते चले जाना है। अभी 2-4 एग्जांपल और भी मेंशन करेंगे हम, उसके बाद आपको ट्राई करना है। जो लोग नोट कर लेंगे अपना हाथ रेज कर लेना ताकि हम फटाफट आगे बढ़ सके। ओके, जल्दी नोट करो बाकी लोग। जो भी लोग नोट करते जाएंगे वो अपना हाथ रेज करते जाना। श्रीवल, मानवेंद्र, जल्दी नोट करो। मानवेंद्र जल्दी नोट करो और हाथ रेज करो। चलो ध्यान दो, मान लो हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अगर 20 है तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जैसे शुरू के 20 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान होता है, वो डायग्राम की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती, इस डायग्राम को हम लोग याद ही रखते हैं। लेकिन जब 20 के बाद हायर एटॉमिक नंबर होंगे तो डायग्राम याद मत रखना, मतलब ये डायग्राम को यूज करना सीधा, उस वैल्यू को याद मत रखना कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उस सीक्वेंस को याद रखने का बिल्कुल ट्राई भी मत करना, सीधा डायग्राम बनाना और क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहला नंबर एनर्जी में 1s का आता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम डाल दिया। 1s के बाद 2s का नंबर आता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो डाल दिया। 2s के बाद 2p का नंबर आता है, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 20 में से 4 खत्म हो गए, 16 बाकी है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डाल दिया। फिर 2p के बाद हम लोग के लिए 3s का नंबर आता है, तो 3s में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो वापस से डाल दिया। तो टोटल मिला के अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए हैं, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। 3s के बाद 3p का नंबर आता है, जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे डायग्राम में 1s वाले पार्ट के बाद 2s का नंबर, 2s के बाद 2p का नंबर, उसके बाद 3s का नंबर, फिर 3p का नंबर, फिर 4s का नंबर आता है, तब जाके 3d का नंबर आता है। तो ये साइड में भी मेंशन किया था, 3p के बाद 4s का नंबर है, तब जाके 3d का नंबर है। तो हम लोग जब नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, तो 3p के बाद हम लोग का अब यहाँ पे 4s वाला पार्ट आएगा, तो 4s वाले पार्ट में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, बट बाकी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 6, 6, 12, 6, 18, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो हम लोग 4s वाले पार्ट में आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो जाएगा।
वैसे एक चीज है, इस चीज को आपको सीखना भी है थोड़ा, जैसे इन दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करके देखो। नियोन वाला पार्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 10। एक तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और दूसरा नियोन के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा? आर्गन। इन दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नियोन वाले पार्ट में 1s2 2s2 2p6 ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया स्टेबल अगर बन गया है तो। और आर्गन का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो उसके हिसाब से, सॉरी 20 नहीं, 18 तो होता है। 18 होता है। हाँ 18 होता है, सॉरी 18। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे दो चीजें हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये टर्म सुना होगा तुम लोगों ने, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, इन सबको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, या इसी चीज को हम लोग नोबल गैस भी बोल सकते हैं। नोबल गैस, इनर्ट गैस दोनों बोल सकते हैं, राइट। तो एक चीज देखो, जब हम लोग नियोन लेके चले थे तो 2s2 2p6 आया सबसे लास्ट में। जब हम लोग आर्गन लेके चले तो 3s2 3p6 आया। तो जब हम लोग इसके नीचे जाएंगे, जैसे ऐसा है, हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन, आर्गन वाले पार्ट के बाद कौन सा एलिमेंट रहेगा? रेडॉन। रेडॉन। यहाँ पे रेडॉन होता है। क्रिप्टन अच्छा, सर। एक मिनट। हाँ, सॉरी आर्गन के बाद क्रिप्टन का नंबर आता है भाई, क्रिप्टन। सर, उसके आप बाद भूल गए थे मेरा ऑर्डर। ठीक है, जेनॉन सर। मतलब वो याद हो जाएगा, जेनॉन। हम लोग को यहीं तक 5 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, उसके नीचे जाने की अपने को जरूरत एक्चुअल में नहीं है। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, जब हम लोग नियोन, हीलियम की भी बात छोड़ सकते हैं, ज्यादा काम का नहीं है। जब हम लोग नियोन लेके चले थे तो हम लोग के पास सबसे लास्ट में 2s2 2p6 आया। तो जब हम लोग आर्गन लेके चलेंगे, और आर्गन वाले पार्ट में जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था अभी, 3s2 3p6 आया सबसे लास्ट में। अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, बट 3s2 3p6। तो एक चीज दिख रहा है, हीलियम सबसे पहले लाइन में था, नियोन दूसरे लाइन में था, आर्गन तीसरे लाइन में था। तो जब दूसरे लाइन में था तो लास्ट में 2s2 2p6 आया। जब तीसरे लाइन में आया तो 3s2 3p6 आया। तो जब चौथे लाइन में जाएंगे तो यहाँ से लास्ट में 4s2 4p6 आएगा, कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे। और जब हम लोग पांचवें लाइन में जाएंगे जेनॉन में, तो यहाँ से 5s2 5p6 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग जिस लाइन में है, मतलब पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया तो लग ही चुका है तुम लोगों को, जो पीरियड वाला पार्ट है। तो हम लोग जिस पीरियड में है, जैसे हम लोग सेकंड पीरियड में थे, तो वहां से 2s2 2p6 आया। जब थर्ड पीरियड में गए तो 3s2 3p6 आया। जब फिफ्थ पीरियड में गए तो वहां से 5s2 5p6 आया। तो हम लोग जिस पीरियड में होंगे एग्जैक्टली उसके हिसाब से सबसे लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ns2 np6। और इसी चीज को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। मतलब इन जनरल सारे के सारे जो नोबल गैसेस एग्जिस्ट करेंगे, वो नोबल गैसेस वाले पार्ट को हम लोग आराम से NH2 NP6 पे पुट कर सकते हैं। हमेशा यही चीज आएगा, NH2 NP6। डिपेंड करेगा कौन से पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं। इस चीज को इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। इस टर्म का थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग आगे बाद में इस चीज को वापस से रिपीट करेंगे भी। लेकिन हम लोग इसका यूज क्या है उस चीज पे आते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग आर्गन की बात कर रहे थे, अच्छा थोड़ा बड़ा डायग्राम हो गया। मान लो हम लोग आर्गन की बात कर रहे थे, तो आर्गन वाले पार्ट में 18 इलेक्ट्रॉन था, और कैल्शियम वाले पार्ट में 20 इलेक्ट्रॉन था। तो एक चीज दिख रहा होगा तुम लोगों को, 1s2 से लेके 3p6 तक हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है।
1s2 से लेके 3p6 तक एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, जबकि डिफरेंस केवल 4s2 का है। तो नॉर्मली किया क्या जाता है, कभी कभी हायर एलिमेंट्स में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, हायर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम लोग उससे नियरेस्ट जो भी लोएस्ट वाले पार्ट में होगा, उससे लोएस्ट एंड नियरेस्ट जो भी नोबल गैस होगा उसको हम लोग सीधा यूज कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम से लोअर वैल्यूज में सबसे नियरेस्ट नोबल गैस वाला पार्ट हम लोग के पास आर्गन दे रखा, तो हम लोग आर्गन को यूज कर लेंगे और उसको एक बड़े बॉक्स में कंसिडर कर लेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। आर्गन को एक से बड़े बॉक्स में लिखा और उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या रह गया था अपना 4s2, तो हम लोग इसके लास्ट में 4s2 लिख सकते हैं। तो आर्गन लिखने का मतलब है कि आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रखा है, केवल हम लोग 4s2 वाले पार्ट की बात करते हुए चल रहे हैं। तो कैल्शियम को लिखने का ये भी एक तरीका हो सकता था, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, अगर एक काम करो पहले इसको लिख लो, आर्गन वाले पार्ट सॉरी कैल्शियम वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ताकि हम लोग स्लाइड से नीचे बढ़ते चले जाए। कैल्शियम में ये टर्म जो लिखा है साइड में इसको नोट कर लो, आर्गन के साथ 4s2 जो लिखने का तरीका है, और उसको लिखने के बाद ये डायग्राम भी मेंशन कर लो और इस पार्ट को अलग से नोट कर लेना स्टार मार्क दे करके, NH2 NP6 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे, वैलेंस शेल के टर्म में वैलेंस शेल क्या होता है, इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज रिपीट होगा, बट अभी के लिए बस बेसिक्स हम लोग को जानना है ताकि आगे की चीजें आसानी से समझ में आ जाए। चलो भाई एक एग्जांपल ट्राई करके देखो। जैसे मान लो अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फटाफट लिखो और हमको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बट फिर भी हम लिख देते हैं। सर ये इनर्ट गैस के फॉर्म में बताना है? नहीं नहीं, अभी नॉर्मल लिखना है बस केवल। सोडियम का तो सिंपल सा है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर फास्फोरस को लेके चलेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 तो यहाँ हो गए। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो आराम से 3p में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसको हम लोग इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके नियरेस्ट और लोअर वैल्यू में जो भी नोबल गैस होगा, तो जैसे अभी जस्ट डिस्कस किया था नियोन वाला पार्ट 2s2 2p6 तक, तो यहाँ तक के पार्ट को छोड़ सकते हैं हम लोग, सीधा नियोन लिखा और उसके बाद 3s1, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हो सकता है। तो नीचे वाले केस में भी इनर्ट गैस यहाँ तक आएगा 1s2 2s2 2p6, इस चीज को भी नियोन लिखा और उसके बाद आराम से 3s2 3p3 मेंशन करके भी काम कर सकते हैं। इतने से अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जा सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग डायग्राम में थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, मान लो जैसे अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर हम स्क्रीन पे लिखेंगे, चेक कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।
डायग्राम में दिख रहा होगा आपको 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 3D6 कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि 3P के बाद 4S वाले पार्ट का नंबर आता है, तो इसलिए हम लोग 3P के बाद 4S को ही पहले लिखते हैं नॉर्मली, और कहीं कहीं हो सकता है 4S को लास्ट में भी लिखा जाए, लेकिन लिखते वक्त हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे 3P के बाद 4S को लिखने का, ताकि अपने हैबिट में बना रहे ये चीज। और इसको जनरली हम लोग ऐसा लिख सकते थे, जो 3P6 तक है ये तो अपना आर्गन हो गया, आर्गन के बाद हम लोग आराम से 4S2 3D6 वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे। एक और एलिमेंट ट्राई करो, जिंक, एटॉमिक नंबर होना चाहिए 30, ट्राई करके देखो। जिंक वाले पार्ट का हम केवल डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 3D10 होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन अपना, 4s2 3D10। यहाँ तक के पार्ट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया। जैसे मान लो कुछ हेवियर एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हमको याद है, केवल हम उन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो एक बार ट्राई करके देखो, ब्रोमीन ट्राई करके देखो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमको ध्यान है 35 होता है। उसके अलावा और कोई एलिमेंट्स अगर कंसिडर करें तो आयोडीन ले सकते थे। चलो ठीक है, आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर हम लोग 53 लेके चलते थे। और कोई एलिमेंट, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम हमको ध्यान होता है 79 एटॉमिक नंबर था शायद, 79 नहीं 78 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। 3 एलिमेंट। और कोई एग्जांपल, AgAu, अगर हम लोग मरकरी यूज करके चले तो जिंक, कैडमियम, Ag होगा, इंडियम, थैलियम। चलो ये एलिमेंट ट्राई करके देखो। यूरेनियम वाला पार्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होना चाहिए। और उसके बाद कौन सा बच गया, बेरियम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। ये सब एटॉमिक नंबर हमको याद है, तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो इन क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को। एक काम करो, इसमें ये दोनों क्वेश्चंस मत ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा सवाल हो जाएगा। इसको इस तरीके से वैसे भी हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देना। ये तुम्हारा जो प्लेटिनम वाला पार्ट है इसको छोड़ देना। एक सेकंड, प्लेटिनम वाले पार्ट को छोड़ देना और यूरेनियम को छोड़ देना, काफी बड़ा सवाल हो जाएगा। ब्रोमीन, आयोडीन और बेरियम, बस इन तीनों को ट्राई करो।
चलो भाई, ब्रोमीन वाले पार्ट की अगर बात करें तो ब्रोमीन से पहले नोबल गैस तो आर्गन ही आएगा, तो ऐसा ही लिख देते हैं। आर्गन, और आर्गन के बाद होना चाहिए 4s2 3d10, मतलब यहाँ से तो अपना इलेक्ट्रॉन इतना आ गया, फिर उसके बाद 4p5, ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए। 4s2 3d10 4p5। अगर किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, किसी पार्ट में डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना। किसी को डाउट नहीं है? बढ़िया। अगर इसमें डाउट नहीं है तो इसके आगे वाले पार्ट में भी डायग्राम जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो सिमिलर टाइप का डायग्राम होगा। बस आर्गन की जगह पे जस्ट नीचे कौन सा होता है? क्रिप्टन। क्रिप्टन होता है ना, ऊपर लिखा भी था शायद से, आर्गन क्रिप्टन। हाँ ठीक है। और क्रिप्टन के अलावा 4 के जगह पे 5s2 होगा, P की जगह पे 4d10 होगा, और 4 वाले पार्ट की जगह पे 5p5 होना चाहिए। तुमको ये रिलेट करना आता है इसलिए हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं। तुमको भी रिलेट करना सिखाएंगे किस तरीके से रहेगा, ये पीरियड टेबल वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। और तुमको ये रिलेट करना आता है इसलिए हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। तुम लोगों को अभी पूरा लिखना पड़ेगा, अभी शुरुआत है इसलिए पूरा लिखो आराम से। और थर्ड क्वेश्चन जिनका भी सॉल्व हो जाएगा अपना हाथ रेस कर लेना, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे उसके बाद। बढ़िया क्षितिज, बाकी लोग फटाफट ट्राई करो। शिक्षा का भी डन है, शुभम का भी डन है, सनी का भी डन है, प्रिया का भी डन है, केवल का भी डन है। मानवेंद्र थोड़ा फास्ट करो काम। मानवेंद्र अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना थोड़ा। जी हाँ, एक चीज बता कि तुमको ये सब चीज, हाँ मानवेंद्र आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। तुमको इन सब चीजों में डिफिकल्टी तो नहीं हो रहा ना? जी सर। हाँ बोल रहे, तुमको इन सब चीजों में डिफिकल्टी तो नहीं हो रहा ना? नो सर। ठीक है, अगर डिफिकल्टी होगा तो बताना, तुम्हारा अलग से हम डाउट नो सेशन सर। लगा देंगे, ठीक है। केवल तुमको कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, क्योंकि तुम दोनों को ये सब चीजें हो सकता है पढ़ी हुई की है कि नहीं हमको नहीं मालूम। अगर नहीं पढ़ी हुई होंगी तो अलग से तुम्हारा डाउट सेशन लगा के हम क्लास करा देंगे दोबारा, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा। चलो जी बेरियम वाला पार्ट पे आते हैं। क्रिप्टन के नीचे जेनॉन का नंबर था, तो जेनॉन के बाद 6s2 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। मतलब ज्यादा अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करें, थोड़ा ही इलेबोरेट करें, ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा है, तो क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 5s2, फिर उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद यहाँ के जस्ट आगे में 6s2 होना चाहिए। तो यहाँ तक का जो पार्ट है क्रिप्टन के बाद, इस चीज को हम लोगों ने आराम से जेनॉन के फॉर्म के लिए कंसिडर कर लिया। उसके बाद फिर 6s2 वाले पार्ट का नंबर आना चाहिए। कोई डाउट किसी को इन सब क्वेश्चंस में? सर। हाँ सतीश बोलो। सर एक पार्ट था जहाँ पे कॉपर और क्रोमियम क्रोमियम का कोई एक्सेप्शन था वहाँ पे, वो वाला एक बार हमको। आएंगे आएंगे आएंगे, उस चीज पे आएंगे। वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, जैसे यहाँ तक तो हम लोग एक नॉर्मल केसेस लेकर के चल रहे थे कि एक न्यूट्रल एटम है तो क्या होगा। इसके बाद हम लोगों को आयनिक पार्ट का भी डिस्कशन करना होता है, तो इसके जस्ट नीचे हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। और इसमें दो तरह का पार्ट होगा, एक तो हम लोग का अनायंस हो सकता है और दूसरा कटायंस हो सकता है। तो पहला पार्ट मेंशन करना अनायंस, अनायंस। और इसमें पॉइंट नोट करना, configuration is written similar to, configuration is written similar to the configurations of neutral atoms, is written similar to configuration of neutral atom.
जैसे अभी तक लिखते आए थे एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। जैसे मान लो कि O2 माइनस दे रखा, तो सबसे पहला काम सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नेगेटिव चार्ज मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन को जब फिल करना है तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा। मान लो Cl माइनस की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब अनायंस में कुछ नया नहीं है, जो करते आ रहे थे एग्जैक्टली वही काम करते चले जाना है। लेकिन कटायंस में थोड़ा नया पार्ट होगा, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, स्टार मार्क करके भी रख लेना, ठीक है। नोट कर लो, ऊपर वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर कटायंस की बात करते हैं। उसके नीचे मेंशन करना कटायंस के केस में, write the electronic configuration of the neutral atom of that cation and remove the required number of electrons from the outermost shell or valence shell। ये वर्ड सुन रखा होगा तुम लोगों ने क्लास 9th में, वैलेंस शेल वाला पार्ट। दोस्तों के एल एम एन वाले पार्ट में जो सबसे लास्ट होता है, जैसे के से हायर वाला पार्ट एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें जैसे 1 2 3 4, तो 1 का मतलब शेल नंबर 1, 2 का मतलब शेल नंबर 2, तो उस चीज के हिसाब से हम लोग वैलेंस शेल डिसाइड करते हैं। पहले नोट करो इस चीज को, फिर एक्सप्लेन करते हैं शेल क्या होता है, मतलब वैलेंस शेल क्या होगा और इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव करेंगे। सिंपल सा केस है, बस ध्यान रखने लायक केस है। चलो अभी ध्यान दो। जैसे मान लो ऐसा 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें ये जो 1 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट हम लोग के शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोग के एल एम एन से भी डिनोट करते थे, ठीक है। के शेल मतलब n इक्वल टू 1, फिर एल शेल मतलब n इक्वल टू 2, एम शेल मतलब n इक्वल टू 3, फिर उसके बाद n इक्वल टू 4 वाला पार्ट कंसिडर करते हैं। और n को नॉर्मली शेल के लिए यूज किया जा सकता है, ये तुम लोग के डिस्कशन में यूज किया था, शेल फिर सब शेल फिर ऑर्बिटल्स, इस टाइप से चीजें होती है। जैसे अगर हम लोग ये लिखेंगे 1s2 2s2, तो इसमें n इक्वल टू 1 भी एग्जिस्ट कर रहा और n इक्वल टू 2 भी एग्जिस्ट कर रहा। तो शेल नंबर 1 मतलब के शेल हो गया, शेल नंबर 2 मतलब एल शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल वाला पार्ट अपना शेल नंबर 2 कंसिडर किया जा सकता है। फिर 1s2 2s2 2p3 है मान लो, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल 1 है, सेकंड शेल वाले पार्ट में 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है एस में और पी में भी, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 2s वाले पार्ट से शेल निकले या 2p वाले पार्ट से शेल निकले, ओवरऑल हम लोग का जो शेल है वो n इक्वल टू 2 है। मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेकंड शेल वाले पार्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला शेल 1s हो गया, या 1s वाले पार्ट को हम लोग ओवरऑल फर्स्ट शेल के अंदर डालेंगे, फिर सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p दोनों है। तो अपने पास दो वैल्यूज है शेल के 1 एंड 2। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा इनका, उस चीज को हम लोग सबसे आउटर मोस्ट शेल या वैल्यू शेल आराम से बोल सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा।
तो इस केस में जब हम लोग शेल के हिसाब से कंसिडरेशन लेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में n का वैल्यू 1 के बराबर है, फिर 2s एंड 2p ये सेकंड शेल के अंदर होगा, फिर उसके बाद 3s 3p वाला पार्ट थर्ड शेल के अंदर होगा, और 3d भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले नहीं फिल करते। इलेक्ट्रॉन हम लोग एनर्जी के हिसाब से फिल करते हैं, ठीक है, रिमूव एनर्जी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, रिमूव हम लोग बाहर वाले से करेंगे, बट फिल हम लोग एनर्जी के हिसाब से करेंगे। तो 3s2 और 3p6 n = 3 हो गया, इंक्लूडिंग 3d, इसमें भी n = 3 है, और 4s वाले पार्ट में हम लोग के पास n = 4 वैलेंस शेल निकल के आएगा, फिर शेल नंबर निकल के आएगा। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये अपना वैलेंस शेल आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मान लो अगर हम लोग आयरन का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया था। तो यहाँ पे n के वैल्यू में 1s2 1 में आ जाएगा, 2s एंड 2p ये टोटल ओवरऑल 2 में आ जाएगा, 3s 3p इंक्लूडिंग 3d वाला पार्ट, ये पार्ट टोटल n = 3 में आ जाएगा, और ये जो अपना 4s वाला पार्ट है इंक्लूडिंग 4p 4d 4f ये पूरा का पूरा पार्ट n = 4 में आ जाएगा। तो भले ही हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त बाहर, तो ये सबसे लास्ट में हम लोग 3d वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, लेकिन जो वैलेंस शेल है वो हम लोग का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n मतलब 4 है, तो हम लोग का वैलेंस शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो 4s के बराबर है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रख के काम करना है। तो ये वैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, इसको हम लोग जस्ट आगे यूज भी करना शुरू करेंगे। जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो अपने पास है उस चीज को हम लोग वैलेंस शेल आराम से या फिर आउटर मोस्ट शेल आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था, ठीक है, तो कटायन के केस में से लिखा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यूट्रल एटम ऑफ दैट कटायन, मतलब जो कटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसके न्यूट्रल एटम वाले पार्ट को लो, ठीक है, तो न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस लिखे हुए कॉन्फ़िगरेशन में से सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एनर्जी वाइज नहीं, n के वैल्यू के हिसाब से। जैसे मान लो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, मान लो हम लोगों को Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, मतलब कटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो पहला काम Fe2+ आयन से रिलेटेड जो न्यूट्रल एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो न्यूट्रल एटम क्या है अपने पास, तो Fe वाला पार्ट, तो Fe का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट ऊपर लिखा है रिपीट कर रहे हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह के मतलब कटायन बनाना चाहते हैं, तो Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल वाला पार्ट 4 निकल के आया था, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे, और हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हम लोग यहाँ के इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो जब उसको वहाँ से रिमूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में ये जो इनिशियल पार्ट है ये वैसा ही रह जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद हम लोग का 4s का इलेक्ट्रॉन तो हट गया, तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, बचेगा अपने पास 3d6, और चाहे तो 4s 0 लिख सकते हैं ताकि याद रहे कि हाँ भी 4s से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ऐसा काम कर सकते थे। मान लो अगर हम लोग ऐसा मेंशन करता Fe3+, तो अब हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो जैसे एक चीज तो मालूम पड़ गया ऊपर के डायग्राम में कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहे थे तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, बट अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं, तो 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4s से तो दोनों इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं हम लोग, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन तो हटा दिए। अब जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाए, तो फिर अपने जो सबशेल्स है तो इसके वे 4 वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन हटा, तो उसके बाद फिर n = 3 वाला पार्ट अपना एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस n = 3 से इलेक्ट्रॉन हटाना शुरू करेंगे, और उसमें भी पहले d वाले पार्ट से, फिर p वाले पार्ट से, फिर s वाले पार्ट से, मतलब फिर जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरा था वो साइज के हिसाब से ही भरा था, तो सबसे बड़ा ऑर्बिटल d होगा,
तो सबसे बड़ा तो F होगा, फिर उसका D होगा, फिर उसका P होगा, सबसे लास्ट में S वाला पार्ट होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये तो अपना न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो पहले तो हम लोग आउटर मोस्ट शेल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना है। तो फिर हम लोग अगले नंबर में आराम से इस डी वाले पार्ट में जा सकते हैं, मतलब हम लोग इस डी वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। फिर डी वाले पार्ट से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर का जो पार्ट है इसको हम लिख नहीं रहे, इस चीज को हम आराम से आर्गन के फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं। आर्गन के बाद 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, बचा के अपना 3d। तो आर्गन के बाद 3d5 ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकल के आ जाएगा। नोट कर लो इस चीज को, ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो Fe2+ एंड Fe2+ वाले पार्ट का। सर हाँ बोलो। सर ये फेरिक वाला जो पार्ट है Fe3+, इसमें हम लोग 4s0 लिख सकते हैं ना? इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो लिखने का मतलब क्या है? ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज है, ये जो Fe का न्यूट्रल एटम का हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हम लोग 4s2 पहले लिख रहे हैं 3d6 से पहले, और उसके बाद जब हाँ कैटायन में लिख रहे हैं तो 4s0 बाद में लिख रहे हैं। देखो, एक्चुअल में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखना तो पहले 3d ही चाहिए फिर 4s। ठीक है, बुक्स वगैरह में यही दे रखा होता है नॉर्मली, लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 30 तक के एलिमेंट में जो वो नंबर है 3d वाला पार्ट के पहले 4s आता है वो ऑर्डर याद हो जाए, इसलिए हम लोग बार बार पहले 4s लिखते हैं फिर 3d वाले पार्ट लिखते हैं। तो अपने जनरल काम में वो चीज आ जाए, जनरल लैंग्वेज में वो चीज आ जाए, इसलिए हम लोग उसमें 4s वाले पार्ट को पहले लिखना शुरू करते हैं। ज्यादा बेटर ऑप्शन ये होना चाहिए कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन आया। लिखने का तरीका यही होना चाहिए तो ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, हाँ श्रीवल बोलो। सर H+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? H+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या पूछा? H+ पूछा ना? हाँ श्रीवल बोलो। H+ सर। H+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0 सर। तो 0 में क्या लिख सकते हैं हम लोग? बस तो कुछ भी, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगा ना सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अरेंजमेंट क्या बोल सकते हैं? ओके। ठीक है, यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे तो एक्चुअल में थोड़ा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के टाइप से आते हैं। और जैसे पहला एग्जांपल तो अपने पास एक क्रोमियम होता है जिसको ध्यान रखना होता है, और दूसरा कॉपर वाला पार्ट ध्यान रखना होता है। ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने होंगे अभी के लिए। और भी एलिमेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग रहता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर सकेंगे, मतलब कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, सॉरी क्रोमियम है, तो क्रोमियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और कॉपर है तो उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स उनको हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे आराम से। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 25 है, तो 25 के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सर क्रोमियम 24 है ना? सॉरी 24, हाँ 25 होता है, सॉरी। आर्गन वाला पार्ट, और आर्गन के बाद 18 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो एक्सपेक्टेड आंसर अपना 4s2 3d4 होना चाहिए। ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर निकल के नहीं आता है, तो हम लोग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं। इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर किया जाता है 4s1 3d5 के बराबर कंसिडर किया जाता है। मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d वाले पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अभी के लिए रट के रखो,
इसका रीजन क्या होता है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आराम से डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक टर्म होता है, चाहे तो आप खुद से भी मालूम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और दूसरा सिमेट्री वाला पार्ट। ये दोनों फैक्टर्स की वजह से या जो नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है जो थोड़ा एक्सेप्शन है, मतलब जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से अलग है, तो इसलिए हम लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हुए चलते हैं। सेम टाइप का पार्ट कॉपर में है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 के हिसाब से आर्गन 4s2 3d9 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं होता है। इसका जगह पे आंसर में जो एक्चुअल सही आंसर है आर्गन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 4s2 की जगह पे 4s1 होता है, और उसके अलावा 3d10 वाला पार्ट। ये दोनों का जो रीजन है वही एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट मेंशन किया जाता है। ये दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सभी के लिए ध्यान रखना। बाकी जब पीरियड टेबल आएगा तो उसमें हम लोग और भी एलिमेंट्स को आराम से रिलेट कर पाएंगे। वैसे तुम्हारे काम पे चीज नहीं है, क्लास 11th में भी केवल यही दोनों एलिमेंट्स काम किया है। क्लास 12th में जाने के बाद हम लोग को बाकी एलिमेंट से मतलब होता है, बट क्लास 11th में केवल इन दोनों एलिमेंट से ही हम लोग का पूरा 11th निकल जाता है आराम से। नोट कर दोनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को? सर अगर कॉपर का आयन होगा तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग हटाएंगे। हाँ ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। चलो मान लो जैसे कॉपर प्लस दिया और कॉपर 2+ दिया, तो पहले जो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखा। तो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन के बाद 4s2 3d9 है, तो सॉरी 4s1 3d10 है। तो अगर हम लोग को प्लस चार्ज बनाना है तो सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। 4s से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक ही तो इलेक्ट्रॉन हटाना था। तो 4s से जब इलेक्ट्रॉन हटाए तो अपना कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d10 निकल के आ सकता है। 4s लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉपर 2+ बनाएंगे तो हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के साथ 4s1 3d10 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है तो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से हटा सकते हैं, और उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन हम लोग 3d वाले पार्ट से हटाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन, उसके बाद 4s0 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। और कोई डाउट किसी को? चलो भाई, अगर डाउट नहीं है तो तुम लोगों को कुछ कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं हम। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क नहीं है, तो बहुत ही बेसिक था, ये मालूम होना चाहिए ताकि हम लोग अपने यहाँ से पढ़ाई शुरू कर पाए। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये ऐसा था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होने चाहिए, तब जाके हम लोग एक्चुअल में पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, आज हम क्लास एंड ही कर रहे हैं क्योंकि पीरियड टेबल पढ़ा भी नहीं पाएंगे, 7:40 का राउंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो एक बार एक काम करना, जैसे मैंने तुम लोग के नॉर्मल क्लासेस में भी ये चीज बोल दिया था कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला था लॉ ऑफ ट्रायड, और दूसरा लॉ ऑफ ऑक्टेव, और ये मेंडली फ्लूइड टेबल, ये 3 तो पढ़ के आना। उसके अलावा एनसीईआरटी में पूरे पीरियोडिक टेबल का एक बार रीडिंग कर लेना, क्योंकि अगली क्लास हमारी एक वीक के बाद होगी। तो एनसीईआरटी से पूरा का पूरा एक बार पीरियोडिक टेबल रीड करके रखना। शुरू के 3 पार्ट हम केवल क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, अगर किसी को डाउट होगा तो उस डाउट को पूछ सकते हैं, अदरवाइज उन 3 पार्ट का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैंने पहले भी तुम लोग को होमवर्क में दिया था, क्लास के टाइम पे बोला हुआ था, वो 3 पार्ट तुम लोग खुद से रीड करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, मोस्टली स्कूल के एग्जाम में काम आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काम के होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं, जब होमवर्क मिलेगा तो भी मालूम पड़ जाएगा। मेन जो पीरियड टेबल है, जिसमें तुम लोगों को रेडियस वाले पार्ट को देखना है और आयनाइजेशन एनर्जी को देखना है, तो उसके लिए एक बार पीरियडिक टेबल पढ़ के आना। उसमें हम लोग 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारे एनटीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पहला चीज। दूसरा, इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये 2-3 टर्म्स एक्स्ट्रा होंगे जो तुम्हारे 10th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस से थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा मेंशन करेंगे, क्योंकि इस चीज को एनटीएससी के एग्जाम वगैरह में आराम से पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट को डिस्कस कर ले। इसके अलावा तुम्हारे होमवर्क में पूरा तुमको पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट ढंग से रीड करके आना है, और शुरू का पार्ट अप टू मेंडली पीरियोडिक टेबल अगर कोई डाउट पूछना होगा तो पूछ लेंगे, उसके बाद की चीजें हम तुम लोग को डिस्कशन के टाइम पे आराम से मेंशन करेंगे। अगर पहले से पढ़ेंगे तो हम लोग काफी फास्टली पढ़ाई कर पाएंगे, तो आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो, वही क्लास एंड कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।